आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो सच कहूं तो साइंस फिक्शन जैसा लगता था, पर अब हकीकत के काफी करीब आ गया है। हाँ बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं न्यूरालिंक की और इस आइडिया की कि इंसानी दिमाग को सीधे मशीनों से जोड़ा जा सके। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो नोट्स हैं, वो इस उभरती हुई टेक्नोलॉजी के कई अहम पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। सही। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इन्हीं दस्तावेजों से निकले जो मुख्य बिंदु हैं उनको जरा खोल के समझें। ठीक है। तो आज की चर्चा का मकसद क्या है? देखिए, हम पता लगाएंगे कि इन नोट्स के हिसाब से न्यूरालिंक आखिर है क्या चीज, इसके संभावित फायदे क्या गिनाए गए हैं, कौन से खतरे या चिंताएं हैं जो सामने रखी गई हैं। अच्छा। और हाँ, आगे चलकर भविष्य में समाज पर और शायद हमारी नौकरियों पर भी इसका कैसा असर पड़ सकता है। ये बहुत जरूरी सवाल है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या बीसीआई जैसे कहते हैं, उसी बड़े फील्ड का हिस्सा है। लक्ष्य वही है, दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा संवाद। हाँ, वो डायरेक्ट कनेक्शन। और न्यूरोलिंक, जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसी दिशा में एक बहुत महत्वाकांक्षी कदम लगता है। बिल्कुल। पहली बार सुनने में तो ये किसी भविष्य की फिल्म जैसा लगता है ना? दिमाग का सीधा कंप्यूटर से कनेक्शन, कौन सोच सकता था? सही कहा, बिल्कुल फिल्मी। लेकिन जैसा कि ये जानकारी इशारा कर रही है, ये अब सिर्फ कल्पना नहीं है, ये तेजी से विकसित हो रही एक सच्चाई है। डेवलपमेंट तो तेज है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। जब हम कहते हैं कि मस्तिष्क को मशीन से जोड़ना, तो स्रोत सामग्री के हिसाब से इसका मतलब क्या है? क्या है ये कनेक्शन? बिल्कुल। देखिए, जो मूल अवधारणा इन नोट से उभर रही है वो ये है कि न्यूरोलिंक जैसी टेक्नोलॉजी का लक्ष्य है इंसान का दिमाग और बाहरी मशीनें जैसे कंप्यूटर, इनके बीच एक सीधा द्विदिशीय मतलब टू वे कम्युनिकेशन चैनल बनाना। टू वे मतलब जानकारी दिमाग से मशीन तक जाए अच्छा, और मशीन से वापस दिमाग तक भी आ सके। अच्छा, दोनों तरफ। हाँ। अब स्रोत सामग्री इसकी तकनीकी बारीकियों में ज्यादा नहीं जाती कि ये कैसे होगा, मतलब कौन सी चिप लगेगी, सर्जरी कैसी होगी, सिग्नल्स कैसे काम करेंगे। लेकिन उसका पूरा जोर इस सीधे कनेक्शन के आइडिया पर है। एक ऐसा इंटरफेस बनाना जो हमारे विचारों को, हमारे इरादों को, या शायद हमारी जो न्यूरल एक्टिविटी है, हाँ, उसे सीधे डिजिटल कमांड में बदल सके और बाहर की जानकारी को सीधे दिमाग तक पहुंचा सके। अच्छा। ये समझिए कि एक पुल बनाने जैसा है जहां पहले कोई रास्ता था ही नहीं। दिमाग और डिजिटल दुनिया के बीच एक सीधा संवाद का पुल। जी ठीक है, ये तो हुई मूल अवधारणा। हाँ। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां ये सब बहुत मतलब रोमांचक लगने लगता है। हाँ, वो फायदों वाला हिस्सा। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में कुछ ऐसे संभावित फायदों का जिक्र है जो सचमुच क्रांतिकारी लग सकते हैं। हाँ। उनमें से कुछ प्रमुख क्या हैं जो नोट्स में बताए गए हैं? हाँ, कई बातें हैं। हाँ, दिए गए दस्तावेजों में कुछ बेहद प्रभावशाली संभावनाओं का जिक्र है। एक जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है वो ये है कि शायद लकवाग्रस्त व्यक्ति फिर से चल फिर सकें हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। या अपने अंगों को हिला सकें। सोचिए जरा, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा अगर सच होता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ हिलना डुलना ही नहीं, शायद संवाद करने की क्षमता भी वापस मिल सकती है उन लोगों को जो बोल नहीं सकते। सही, कम्युनिकेशन का एक नया जरिया। इसके अलावा नोट्स में मेमोरी बूस्टिंग यानी याददाश्त को बेहतर बनाने या बढ़ाने की संभावना भी बताई गई है। कॉग्निटिव एनहांसमेंट। और शायद जो सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लगता है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई के साथ सीधा दिमागी स्तर पर संवाद। हाँ, ये तो नेक्स्ट लेवल है। सोचिए, एआई की क्षमताओं तक सीधी पहुंच बिना किसी कीबोर्ड या स्क्रीन के। गजब। यहीं पर बात सचमुच आकर्षक हो जाती है। इन फायदों का पैमाना देखिए। ये सिर्फ जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने वाली बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन को मौलिक रूप से फंडामेंटली बदलने की क्षमता रखती हैं। जैसा आपने कहा, लकवा या गंभीर न्यूरोलॉजिकल चोटों से जूझ रहे लोगों के लिए हाँ, अपने शरीर पर फिर से नियंत्रण पाना या बिना किसी बाहरी मदद के संवाद कर पाना, ये सिर्फ शारीरिक सुधार नहीं है। सही। ये उनकी आजादी, उनकी गरिमा, उनकी पूरी जिंदगी की गुणवत्ता में एक अभूतपूर्व बदलाव ला सकता है। और स्रोत इशारा करते हैं कि शुरुआती ध्यान शायद इसी तरह के चिकित्सीय मतलब मेडिकल एप्लीकेशंस पर ही होगा। अच्छा, तो पहले मेडिकल फील्ड में। हाँ, ज्यादातर ऐसी टेक्नोलॉजीज वहीं से शुरू होती हैं। और कर बात आती है संज्ञानात्मक वृद्धि की, वो मेमोरी बूस्ट या एआई के साथ सीधा इंटरैक्शन वाली बात। हाँ, यहाँ तो निहितार्थ और भी गहरे और शायद ज्यादा पेचीदा हैं। कैसे? सोचिए,
अगर हम अपनी याददाश्त को कई गुना बढ़ा सकें या मुश्किल जानकारी को सीधे अपने दिमाग में डाउनलोड या प्रोसेस कर सकें, बाप रे। तो सीखने की पूरी प्रक्रिया ही बदल सकती है। शिक्षा, रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हर क्षेत्र में कल्पना से परे बदलाव आ सकते हैं। सही। और एआई के साथ सीधे संवाद का मतलब क्या होगा? क्या हम जानकारी को और तेजी से प्रोसेस कर पाएंगे? क्या हम ज्यादा जटिल पैटर्न समझ पाएंगे? स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि मानव क्षमता की सीमाएं कहां तक जा सकती हैं। ये प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के बिल्कुल नए आयाम खोल सकता है, हाँ, जिनकी हम आज शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। यह सुन के तो वाकई लगता है कि हम इंसानी क्षमताओं के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हो सकते हैं। संभावना तो है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर शक्तिशाली तकनीक के साथ कुछ गंभीर सवाल और चिंताएं भी जुड़ी होती हैं। बिल्कुल होती हैं। स्रोत सामग्री इन संभावित नकारात्मक पहलुओं या खतरों के बारे में क्या कहती है? क्या इन दस्तावेजों में चेतावनियां भी हैं? हाँ, चेतावनियां भी हैं और काफी गंभीर हैं। हाँ, बिल्कुल। जहां एक तरफ ये रोमांचक फायदे गिनाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ स्रोत कुछ गंभीर जोखिमों की ओर भी साफ इशारा करते हैं। पहला और शायद सबसे स्पष्ट मुद्दा है प्राइवेसी इशू, यानी गोपनीयता का। हाँ, ये सबसे पहले दिमाग में आता है। अगर हमारा दिमाग सीधे नेटवर्क से जुड़ा है, तो हमारे विचारों का, हमारी यादों, हमारी भावनाओं का क्या होगा? क्या वो निजी रह पाएंगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल स्रोत में उठाया गया है और ये बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। दूसरा जोखिम, जो शायद सुनने में सबसे ज्यादा डरावना लगता है, वो है ब्रेन हैकिंग। उफ, हाँ। क्या ये संभव है कि कोई बाहरी व्यक्ति या सिस्टम हमारे मस्तिष्क के इंटरफेस को हैक कर ले? अगर ऐसा हो सकता है, तो सोचिए इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। ये किसी के कंप्यूटर या फोन को हैक करने से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। हाँ, इसकी तो कल्पना भी मुश्किल है। स्रोत इसे एक बड़ी भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी के रूप में प्रस्तुत करता है। सही। और तीसरा, जिसका जिक्र नोट्स में है, वो है ह्यूमन कंट्रोल रिस्क, यानी मानवीय स्वायत्ता या नियंत्रण पर खतरा। अच्छा। क्या हम मशीनों पर इतने निर्भर हो जाएंगे या एआई के साथ इतने घुल मिल जाएंगे कि हम अपने निर्णय लेने की क्षमता या नियंत्रण खोने लगे? क्या इंसान अपनी पहचान खो देगा? ये भी एक चिंता के रूप में उभारा गया है। ये चिंताएं वास्तव में बहुत गंभीर हैं और ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाती हैं, सुरक्षा का, नैतिकता का और नियंत्रण का। सोचिए जरा, मस्तिष्क का डेटा ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये हमारे वजूद का सार है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी पहचान, हमारी यादें। सही कहा। अगर ये डेटा डिजिटल हो जाता है, तो इसकी गोपनीयता की रक्षा करना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस डेटा का दुरुपयोग कैसे हो सकता है। क्या इसे बेचा जा सकता है? क्या इसे निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या इसे लोगों के साथ भेदभाव हो सकता है? कौन इसे नियंत्रित करेगा? नियम क्या होंगे? इन सवालों के जवाब बिल्कुल आसान नहीं है। सही। और ब्रेन हैकिंग का विचार, वो तो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। हाँ। अगर कोई हमारे विचारों को पढ़ सके या उससे भी बुरा, उनमें हेरफेर कर सके या हमारे कामों को प्रभावित कर सके, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम का क्या मतलब रह जाएगा? कुछ नहीं। यह सुरक्षा के लिए एक ऐसा खतरा है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। स्रोत की चिंता ये दिखाती है कि यह सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं, बल्कि एक गहरा नैतिक संकट भी पैदा कर सकता है। नैतिक संकट और मानवीय नियंत्रण का सवाल, ये शायद धीरे धीरे असर दिखाने वाला खतरा हो। क्या हम फैसले लेने के लिए एआई पर इतने निर्भर हो जाएंगे कि हमारी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग या इंट्यूशन कमजोर पड़ जाए? हो सकता है। क्या बाहरी सिग्नल्स या सुझाव हमारे व्यवहार को ऐसे सूक्ष्म तरीकों से बदलने लगेंगे जिनका हमें पता भी ना चले? अच्छा, बिना पता चले। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत स्वायत्ता का सवाल नहीं रहता। ये समाज के तौर पर हमारी दिशा और हमारे मूल्यों से जुड़ा सवाल बन जाता है। इन तकनीकों को कैसे विकसित किया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए ताकि फायदे मिले और नुकसान कम हो? हाँ, रेगुलेशन बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। ये तकनीकी नैतिकता का एक विशाल और जरूरी क्षेत्र है, जिस पर समाज को बहुत गंभीरता से और लगातार विचार विमर्श करने की जरूरत होगी। स्रोत इसी गहन विचार विमर्श की जरूरत पर बल देते दिख रहे हैं। गोपनीयता का हनन, दिमाग की हैकिंग और नियंत्रण खोने का डर, ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली चिंताएं हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ जिंदगी बदल देने वाले फायदे, दूसरी तरफ अस्तित्व से जुड़े खतरे। स्रोत सामग्री इन दोनों पहलुओं को सामने रखती है। दोनों पहलू हैं। तो फिर अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, ये तकनीक, इसके फायदे, इसके खतरे,
तो स्रोत के अनुसार लंबे समय में इसका हमारे समाज पर और शायद हमारे काम करने के तरीकों पर क्या असर पड़ सकता है? क्या नोट्स इस बड़ी तस्वीर के बारे में कुछ बताते हैं? देखिए, स्रोत इस पर सीधे तौर पर बहुत ज्यादा विस्तार में तो नहीं जाते, अच्छा। लेकिन वे साफ तौर पर संकेत देते हैं कि इसका समाज और नौकरियों पर गहरा और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। संभावना, ओके। ऐसा लगता है कि स्रोत इसे एक ऐसे फैक्टर के रूप में देख रहे हैं जिस पर भविष्य में लगातार नजर रखनी होगी और जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। वे शायद अभी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव की गंभीरता को रेखांकित जरूर कर रहे हैं। मतलब ये एक बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, जैसा कि स्रोत करने को प्रेरित करते हैं, तो इसके परिवर्तनकारी क्षमता वाकई बहुत बड़ी है। हाँ। ये सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को बदलने वाली तकनीक नहीं है, यह समाज के पूरे ताने-बाने को बदल सकती है। पूरे ताने बाने को। हाँ, एक पहलू जिस पर सोचने की जरूरत है वो है सामाजिक समानता का। अच्छा, इक्वालिटी का? हाँ, अगर ये क्षमताएं, चाहे वो बेहतर सेहत हो या बढ़ी हुई दिमागी क्षमता, सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही उपलब्ध हो, तो क्या इससे समाज में एक नई तरह की और शायद बहुत गहरी खाई पैदा नहीं होगी? जैसे डिजिटल डिवाइड है, हाँ। वैसे ही एक न्यूरल डिवाइड। स्रोत हमें इन संभावित असमानताओं के प्रति सचेत करते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है, न्यूरल डिवाइड। हाँ, और नौकरियों का बाजार, यहाँ भी बड़े बदलावों की आहट सुनाई देती है। नौकरियों पर क्या असर होगा? कुछ काम, खासकर जिनमें फिजिकल स्किल या दोहराव वाले दिमागी काम शामिल हैं, वो शायद और तेजी से ऑटोमेटेड हो सकते हैं अगर ब्रेन मशीन इंटरफेस उन्हें ज्यादा प्रभावी बना दे। अच्छा, मतलब ऑटोमेशन और बढ़ेगा। हाँ, वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल नई तरह की नौकरियां पैदा हो सकती हैं। जैसे इन इंटरफेस को डिजाइन करने वाले, इन्हें इम्प्लांट और मेंटेन करने वाले, इनसे जो डेटा निकलेगा उसका विश्लेषण करने वाले, या शायद ऐसी भूमिकाएं जिनमें इंसान और एआई का सहज समन्वय जरूरी हो। अच्छा, ह्यूमन एआई टीमिंग वाली जॉब्स। बिल्कुल। स्रोत इशारा करते हैं कि ये कुछ उद्योगों को पूरी तरह बदल सकता है या अप्रासंगिक बना सकता है, जबकि नए उद्योग खड़े कर सकता है। इसलिए समाज के स्तर पर इन बदलावों के लिए तैयारी करना, लोगों को नई स्किल सिखाना और नीतियों के जरिए ये पक्का करना कि ये बदलाव यथासंभव सहज और न्याय संगत हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, तैयारी तो करनी पड़ेगी। स्रोत इसी तैयारी और चर्चा की जरूरत पर बल देते हैं। ये स्पष्ट है कि ये तकनीक जैसी कि स्रोत सामग्री में बताई गई है, संभावनाओं और चुनौतियों का एक बहुत ही पेचीदा जाल बुनती है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने न्यूरालिंक या मानव मशीन सीधे संपर्क की उस अवधारणा को समझा जो इन दस्तावेजों में प्रस्तुत की गई है। हमने देखा कि कैसे ये लकवाग्रस्त लोगों की मदद करने, यादाश्त बढ़ाने और यहाँ तक कि एआई के साथ सीधे जुड़ने जैसे रोमांचक वादे करती है। हाँ, वादे तो बड़े हैं। लेकिन साथ ही हमने उन गंभीर जोखिमों पर भी गौर किया जिनका स्रोत उल्लेख करते हैं, जैसे कि हमारी निजता पर खतरा, ब्रेन हैकिंग की भयावह संभावना और अपनी ही बनाई मशीनों के हाथों नियंत्रण खो देने की चिंता। सही। और हमने ये भी समझने की कोशिश की कि कैसे यह तकनीक अगर व्यापक रूप लेती है तो भविष्य में हमारे समाज और हमारी नौकरियों की शक्ल बदल सकती है। बिल्कुल। और ये दोहराना जरूरी है कि आज हमने जिन भी बिंदुओं पर बात की वे सभी श्रोता द्वारा उपलब्ध कराए गए स्रोत नोट्स पर आधारित हैं। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा इस बात को उजागर करती है कि इस तरह की शक्तिशाली तकनीकें हमेशा दो-धारी तलवार की तरह होती हैं। हाँ, ये तो है। एक तरफ मानव जीवन को बेहतर बनाने, बीमारियों का इलाज करने और हमारी क्षमताओं को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने की अपार क्षमता है। लेकिन दूसरी तरफ गंभीर नैतिक प्रश्न, सामाजिक चुनौतियां और दुरुपयोग की संभावनाएं भी उतनी ही वास्तविक हैं। सही। जैसा कि स्रोत संकेत देते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता शायद इनोवेशन को जिम्मेदारी के साथ अपनाने में है, यानी प्रगति भी हो लेकिन सुरक्षा, नैतिकता और मानवीय मूल्यों की कीमत पर नहीं। संतुलन। हाँ, सही संतुलन खोजना ही सबसे बड़ी चुनौती और जरूरत होगी। और जाते जाते श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहेंगे जो सीधे तौर पर स्रोत सामग्री से ही निकलता है। नोट्स में एआई के साथ सीधे जुड़ने यानी एआई के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन और मानवीय नियंत्रण पर रिस्क का जिक्र है। हाँ है। जरा सोचिए, अगर मानव मन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच की रेखा वाकई धुंधली होने लगे,
जैसा कि ये बिंदु इशारा करते हैं, तो इंसान होने का मतलब क्या रह जाएगा? हमारी चेतना, हमारी पहचान, हमारी स्वतंत्रता, इन सब का स्वरूप क्या होगा? ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो शायद आने